नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। 60 में 60 नंबर लाना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना, कंपनी के कार्यों को अधिक उत्तरदायी बनाना था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गठित परिषद में कितने सदस्य शामिल किए गए थे? 4 सदस्य। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ये बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह परिषद प्रशासनिक निर्णयों में गवर्नर जनरल की सहायता करती थी। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस आपको दिखाई देने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर का है, अर्थात भारत का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी भाग एक दूसरे से 3214 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसी भौगोलिक विस्तार के कारण भारत में जलवायु तथा प्राकृतिक विविधता देखने को मिलती है। भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है, जो और किस स्थान से होकर गुजरता है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज। भारत का मानक समय IST जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जो कि प्रयागराज के निकट मिर्जापुर जगह है, से होकर गुजरता है। पूरे देश में समय की एकरूपता को बनाए रखने के लिए इसी देशांतर को मानक समय का आधार बनाया गया है। ब्रिटिश भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटेन में किस नई संस्था की स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की शक्तियों में मुख्य रूप से क्या वृद्धि की गई? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस को, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा यदि आप कमेंट बॉक्स में ABCD लिखते हैं। जरूर लिखिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, उनकी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की शक्ति बढ़ाई गई। चार्टर एक्ट 1793 द्वारा गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों को अधिक मजबूत बनाया गया। विशेष परिस्थितियों में उन्हें अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय को भी अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। एनीमिया मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? A कैल्शियम, B आयरन, C आयोडीन, D विटामिन C। आयरन। एनीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है और इसका सबसे सामान्य कारण जो है आयरन लौह तत्व की कमी है। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। आयरन की कमी जब हो जाती है तो व्यक्ति को कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। वसा शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। रतौंधी रात में दिखाई न देना मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन A।
रतौंधी एक प्रकार का नेत्र रोग है जिसमें व्यक्ति को कम प्रकाश या रात के समय देखने में कठिनाई होती है। यह रोग मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए आंखों की सामान्य दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शुद्ध शाकाहारी आहार लेने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी होने की आशंका रहती है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है ये मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसीलिए पूर्णतः जो शाकाहारी आहार लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें इसकी कमी होने की संभावना रहती है। यह विटामिन रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है और यह शरीर में अधिक समय तक संग्रहित नहीं रहता। इसकी नियमित समय पर शरीर को आपूर्ति करनी पड़ती है भोजन के माध्यम से। इसके महत्वपूर्ण स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा तथा अन्य खट्टे फल। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? 1 लाख रुपए। चार्टर एक्ट 1813 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी को स्वीकार किया और इसके अंतर्गत शिक्षा के प्रसार, साहित्य और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यह भारत में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? इसका आंसर तो मुझे लगता है मेरे सभी दोस्त दे सकते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि ऑक्सीजन मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए श्वसन के लिए बहुत जरूरी होती है, यदि पृथ्वी से वनस्पतियां ही समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा जिससे जीव जगत संकट में उसका अस्तित्व पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो किस प्रकार की है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के इमोजी बनाकर मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। वायु क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी धातु। मिश्रण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों का अनुपात निश्चित नहीं होता, इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, इसीलिए वायु को मिश्रण माना जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम एसएसटी पढ़ते हैं यूपी टेट सी टेट के लिए तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर तो फोकस करते हैं, लेकिन 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। वो है आपका ईवीएस, होम साइंस, स्पोर्ट्स और आर्ट। इसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत थोड़ी सी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर फोकस कीजिए लेकिन इस पर भी करिए। इसीलिए मैंने आज ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस को शामिल किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है और बार बार यूपी टेट पे पूछा गया है। 10% नियम, 10% लॉ किससे संबंधित है? जल चक्र, ऊर्जा प्रवाह, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। ऊर्जा प्रवाह। 10% नियम पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है। इसके अनुसार खाद्य श्रृंखला के एक पोषण से स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। जैसे आपके जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर होते हैं वहां से अगर प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वहां तक केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है और जो इस पिरामिड में सबसे ऊपर होता है उसको ऊर्जा बहुत कम पहुंचती है। तो यह जबकि शेष 90% श्वसन, वृद्धि, गति और अन्य जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाता है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते ऊर्जा की जो मात्रा होती है लगातार कम होती जाती है। इसके लिए आपको पिरामिड को पढ़ना होगा। लीजिए, पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? क्वेश्चन भी आ गया। तो इस पिरामिड की संकल्पना दी थी चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने 1927 में प्रस्तुत की थी। यह किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार या ऊर्जा के वितरण को दर्शाता है। इसी कारण इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। शुष्क वायु में हाइड्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है?
21%, बी है 78%, सी 0.03% और डी है 1%। शुष्क वायु में 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, इसके अतिरिक्त लगभग 21% ऑक्सीजन और शेष मात्रा में अन्य गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप बार-बार हल करना चाहते हैं और आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप प्रॉपर्ली आपको वीडियो मिलती रहे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो अभी हमने इसकी बात की थी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल की दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा 21% होती है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर स्तर किसे कहा जाता है? तो प्रथम पोषक स्तर कहते हैं उत्पादक को। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर उत्पादकों का होता है, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है या ओरिजिनल प्रोड्यूसर कहते हैं। सभी उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने जीवों तथा पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसी कारण उन्हें पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो हम एक बार फिर कहेंगे, इसे एक लाइक जरूर दें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।